गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का। तो पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो आगे हमने पढ़ा उसका। अब हमने पढ़ा था कम इंटरेस्ट के बारे में, एक्स इंटरेस्ट के बारे में। ये आपको याद ही होगा। अब कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट पे से हमने ने दो एंट्री सीखी थी, परचेज की एंट्री सीखी थी, सेल्स की एंट्री सीखी थी। वो भी आपको याद होगा। परचेज में हमको दो चीज देखनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ परचेज को एंट्री मानी है, इंटरेस्ट की एंट्री अलग से करनी है। सेल्स में हमको तीन चीज की एंट्रीज इफेक्ट में लेनी है। एक तो सेल्स जो हमने किया वो, एक हमने प्रॉफिट या लॉस जो किया उसकी एंट्री, और एक हमारी इंटरेस्ट की एंट्री अलग से। तो परचेज में दो एंट्री, सेल्स में तीन कंपोनेंट्स हमको याद रखने हैं कि ये तीन कंपोनेंट्स आने चाहिए एंट्रीज में, इसमें दो कंपोनेंट्स आने चाहिए। अब हम बात करते हैं परचेज की एंट्री। तो सबसे पहले परचेज की एंट्री में हम क्या करते थे, हमारे पास बैंक अकाउंट में से पैसे जाते थे तो बैंक को क्रेडिट कर देते थे। और हमारे पास क्या आता था, सपोज 8% डिवेंचर्स आते थे तो 8% डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो ये हम डेबिट कर देते थे। जो ये अमाउंट से कुछ भी अमाउंट होगा हम उससे क्रेडिट कर देंगे। फिर दूसरी एंट्री इंटरेस्ट की करते थे, इंटरेस्ट टू बैंक, जो भी अमाउंट होगा वो हम कर देते थे। आई होप इतना क्लियर होगा। अब सेल्स में क्या होता है, सेल्स में हमारे पास पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। क्या जाता है, ये इन्वेस्टमेंट हमारा सेल हो जाता है, तो 8% डिवेंचर्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब जो अमाउंट से डेबिट हुआ वही अमाउंट से क्रेडिट होगा। कॉस्ट से डेबिट होगा, कॉस्ट से ही क्रेडिट होगा। बट अगर कॉस्ट अगर सेल्स से कम है तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल यहाँ पे आ जाएगा। सपोज अगर ये लॉस का ट्रांजेक्शन होता तो हम क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वे 8% डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और लॉस ऑन सेल ऑफ डिवेंचर, तो यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, और यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस से सीधा अमाउंट लिख देते हैं। अब डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा, 8% डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा परचेज तो होगा ही, सपोज ये अमाउंट से परचेज हुआ। अब हम सेल करेंगे तो ये सेल भी होगा। परचेज 100 का होगा, सेल 90 का होगा, तो अकाउंट टैली करने के लिए 10 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, लॉस में। तो से इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में क्रेडिट साइड लॉस आया, लॉस की एंट्री यानी वो हमारा लॉस है। ये भी हम एंट्रीज पे से भी समझ सकते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट क्या है, क्रेडिट हुआ है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट क्रेडिट साइड है, तो डेबिट साइड में क्या है, लॉस है, तो लॉस इसके अकाउंट में पोस्ट होने जाएगा तो क्रेडिट साइड ही जाके पोस्ट होगा। तो बाय लॉस अकाउंट, ये अकाउंट में, तो यहाँ पे हम बाय लॉस अकाउंट लिखेंगे। ये एंट्रीज पे से भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है। तो परचेज की एंट्रीज हमने समझने के लिए बताया था कि परचेज एंड सेल्स दोनों के ट्रांजैक्शन को कंपेयर करेंगे और फिर हम निकालेंगे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट, जो भी क्वेश्चन में हो उसको लिखो, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करो, जो भी अमाउंट आया परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट। ठीक है। सेल्स में भी यही होता है, सेल्स कम इंटरेस्ट है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करो तो सेल्स एक्स इंटरेस्ट मिलेगा। अब हमको ब्रोकरेज का ट्रांजैक्शन नहीं है, सपोज ब्रोकरेज हमको क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हम ये दो अमाउंट को कंपेयर करेंगे, जो भी आएगा प्रॉफिट या लॉस उसकी एंट्री हम पास करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में ब्रोकरेज दिया है तो परचेज में ब्रोकरेज ऐड करेंगे, जो भी अमाउंट आया वो हमारा टोटल परचेज कॉस्ट, इससे हम एंट्री पास करेंगे। फिर हम ये एंट्री को कॉस्ट नहीं मानेंगे, हम ये एंट्री को हमारा फाइनल कॉस्ट मानेंगे अगर ब्रोकरेज क्वेश्चन में दिया है तो। सेल्स में भी ब्रोकरेज है तो सेल्स में से ब्रोकरेज माइनस होगा, कॉस्ट में परचेज में ब्रोकरेज प्लस होता है। ये हमने पार्ट 1 में कवर किया था कि क्यों ऐसा होता है। जो भी टोटल सेल्स कॉस्ट आया इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, ये दो को कंपेयर करो, पीएनएल निकालो, एंट्री पास करो। अगर ये दो नहीं है तो इसको और इसको कंपेयर करेंगे, अगर ब्रोकरेज है तो हम ये अमाउंट और ये अमाउंट को कंपेयर करेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। फिर हमने जाते जाते हमने पढ़ा था
हमारा इन्वेस्टमेंट जो अकाउंट होता है, अभी तक हम क्या करते थे? ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। हमने 1000 क्वांटिटी बाय किया, तो हम सेल भी 1000 क्वांटिटी एक साथ कर देते थे। जो भी परचे प्रॉफिट आता है तो हम यहाँ पे लिखते थे, लॉस आता है तो यहाँ पे लिखते थे, अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज होता था। बट अब क्या होगा? ऐसा जरूरी तो नहीं है जितना परचेज किया इतना ही सेल कर देंगे। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा। हमने यहाँ पे परचेज किए 1000 क्वांटिटी, यहाँ पे दोबारा परचेज किए 500 क्वांटिटी, यहाँ पे अब हम सेल करेंगे 1200 क्वांटिटी। टोटल बैलेंस क्वांटिटी कितना बचा? बैलेंस क्वांटिटी 300 बचा। तो इसको अब हमको किस प्राइस पे वैल्यू करना है, तो आपको ऑलरेडी माइंड में आ ही रहा होगा। सपोज यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 150 था। सपोज प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हुआ है, पार्ट ट्रांजेक्शन था। तो कितना हुआ? यहाँ का टोटल 200 होता है, यहाँ बैलेंस 200 आएगा। तो 150 200 में से जाएगा तो 50 बैलेंसिंग अमाउंट होगा, तो यहाँ पे क्वांटिटी 50 लिख देंगे। तो कुछ, यानी कुछ कुछ सही ट्रीटमेंट है, कुछ कुछ गलत भी है। तो अब हमको देखना है कि बैलेंस क्वांटिटी पे हमारा व्यू कैसा है। हमारा व्यू लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म का है, यानी ये डिवेंचर हमको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो कॉस्ट जो हमने ये ट्रीटमेंट किया वही बराबर है। शॉर्ट टर्म है तो दो चीज देखो, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। ये दोनों में से विच एवर इज लोअर है उसको हमको वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अब मार्केट वैल्यू है 100, कॉस्ट है 50। तो हमारे केस में 50 कॉस्ट है, पर इसकी मार्केट वैल्यू 100 है, पर हमको वैल्यू किस पे करना है? जो लोअर है वो, यानी जो हमने किया था वो सही है। बट हमारे केस में अगर मार्केट वैल्यू 50 और कॉस्ट हमारी 100 हो गई, तो अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे 50 तो लिख नहीं सकते। हमारा सपोज यहाँ पे हमने 100 का ही सेल किया होता, तो अब इधर बैलेंस कितना बचता था? 100, जो कि हमारा कॉस्ट है। बट मार्केट वैल्यू बोलता है भाई मार्केट वैल्यू तो 50 है, मार्केट वैल्यू 50 है। तो ये 100 टोटल हुआ 200, माइनस सेल किया 100 का ही। तो 100 की कॉस्ट बचनी चाहिए, मार्केट वैल्यू 50 बोलता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 50। बट अकाउंट क्लोज करने के लिए और 50 की जरूरत है, तो 50 हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हमारा लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तो मार्केट वैल्यू कम है तो हमको कम पे वैल्यूएशन करना पड़ रहा है। तो जितना कम हमने किया उतना हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। अब दूसरी चीज आती है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, जब भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे 100 क्वांटिटी हमने बाय किया, यहाँ पे फिर 500 क्वांटिटी हमने बाय किया। अब हमको सेल करना है 1200 क्वांटिटी। क्लोजिंग की बात तो मैंने आपको बता दिया। वैल्यूएशन हमको दो तरीके से करना है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। बट अगर सेल करना है तो ये 1000 क्वांटिटी पहले जाएगी या 500 क्वांटिटी 1200 में जाएगी, कौन सी जाएगी? तो हमको जो रूल होता है वो क्या बोलता है? वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड अप्लाई करो। वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है वो हम सीखते हैं। पर क्वेश्चन में बोला ऑफिफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले ये 1000 बार करो, फिर 500 में से कितना जाएगा? 200। तो ये 1000 बार करो, फिर ये 200 बार करो। तो इसमें हमको इसकी कॉस्ट प्लस इसकी 200 की कॉस्ट, ये दोनों की कॉस्ट ऐड करेंगे। जो भी टोटल परचेस कॉस्ट होगा उसको सेलिंग कॉस्ट से माइनस करेंगे। जो भी अमाउंट आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालना है? फीफो तो निकालना बहुत इजी है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। बट वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ये हमारा कॉस्ट वैल्यूएशन मॉडल है। कॉस्ट वैल्यूएशन मॉडल में वेटेड एवरेज कॉस्ट हमको निकालना है। तो AS13 हमको बोलता है कि वेटेड एवरेज मेथड यूज करो। बट अगर क्वेश्चन बोलता है फीफो अप्लाई करो, तो हम फीफो अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट अप्रैल को हमारा फाइनेंशियल स्टार्ट होता है, 31 मार्च को हमको 100 डिबेंचर बाय किया, 30 जून को हमने 1000 डिबेंचर्स बाय किया और सेल किया 1500। तो 1000 बाय किया, 1500 सेल किया। सेल 105 में किया। तो हमारा सेल ट्रांजेक्शन कितना होगा? 105 इंटू 1500, जो भी अमाउंट आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे। अब
अब क्या होगा, सेल के टाइम हम क्या करेंगे, 1500 क्वांटिटी इंटू 105, जो भी अमाउंट आया वो यहाँ पे लिखेंगे। बट परचेस करते वक्त हमको बोल दिया है वेटेड एवरेज मेथड यूज करो, तो वेटेड एवरेज मेथड कितना होता है, तो टोटल बाय कितना किया 1000 एंड 1000, टोटल यूनिट्स कितने हो गए 2000, तो उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। अब वैल्यू कितनी है टोटल 1000 इंटू 100, तो 1000 इंटू 100 प्लस ये भी बाय किया 1000 इंटू 102, 1000 इंटू 102, ये दोनों की वैल्यू का प्लस करो डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स करो, तो 101 आया। अब 1500 क्वांटिटी इंटू 101, ये हमारा टोटल परचेस कॉस्ट आएगा। तो इसमें से हम इसको कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट निकालेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना एकदम इजी था, वो हमने देख लिया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिबेंचर ऑन क्लोजिंग, ये मैंने आपको अभी बताया था क्लोजिंग के वक्त क्लासिफिकेशन कैसे होता है। लॉन्ग टर्म है तो सीधा कॉस्ट पे कर दो, शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमको बना के दिया हुआ है। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमको जो बना के दिया है उसमें हमको देखना है कि किस तरह से हमारा हो रहा है। बाय किया हमने सबसे पहले 1000 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, सोल्ड किया 1500 क्वांटिटी। जो भी बैलेंसिंग होता है वो हमारा बाय डिफॉल्ट कॉस्ट पे ही होता है, तो उसको हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारा बैलेंस अमाउंट होता है वो कॉस्ट पे ही होता है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म, इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन कॉस्ट देन बुक लॉस। मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया था मार्केट वैल्यू अगर लॉस कम है, मार्केट वैल्यू हमारी कम है, इधर गया हुआ एग्जांपल, ये रहा, ये मार्केट वैल्यू हमारी 50 थी, कॉस्ट 100 था, तो हम यहाँ पे 50 पे लिखेंगे और जो 50 बचा उसको लॉस पे ट्रांसफर कर देंगे। तो वही वहां लिखा है कि जो भी बचा हुआ है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, बुक लॉस कर देंगे। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है एक्योर्ड इंटरेस्ट का। एक्योर्ड इंटरेस्ट क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। अभी तक हमको क्या बोलते थे, कंपनी 2 टाइम्स पेमेंट करती है डिविडेंड का, एक 30 सितंबर को एंड 31 मार्च को। और हमारे हर सम में बुक्स ऑफ अकाउंट हमारी खुद की, इन्वेस्टर हम कौन है, इन्वेस्टर, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता था। अब ये 31 मार्च को तो इंटरेस्ट मिलता था, 31 मार्च को हमारा बुक्स भी बंद हो जाता था, यानी कोई भी एंट्री पेंडिंग नहीं रहती थी। बट अब से क्या होगा, हमारी बुक्स 1 जनवरी को स्टार्ट होगी एंड 31 दिसंबर को एंड होगा। यानी इंटरेस्ट हमको एक यहाँ पे मिलेगा 31 मार्च को, एक 30 सितंबर को। यानी ये हमारा ओपनिंग होगा, ये हमारा इंटरेस्ट बाय कंपनी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स होंगे तो गवर्नमेंट पे करेगी, यहाँ पे इंटरेस्ट बाय कंपनी और गवर्नमेंट। बट सितंबर से दिसंबर का कितना पीरियड होता है, 3 मंथ्स का। सितंबर टू दिसंबर हमारे पास कितना पीरियड होता है, 3 मंथ का। अब 30 सितंबर टू 31 दिसंबर 3 मंथ का पीरियड है। अब हम ये इस दिन को बुक्स ऑफ अकाउंट हमारी क्लोज करेंगे। अब इस दिन को हम क्लोज करेंगे, बट हमको इतना तो पता है कि लास्ट इंटरेस्ट का पेमेंट यहाँ पे मिला होगा, तो यहाँ पे हमने एंट्री मारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कब हुआ था, लास्ट 30 सितंबर को। बट 31 दिसंबर को हमको ये तो पता है 3 मंथ का इंटरेस्ट का पेमेंट तो हमको लेना है। बट हमको मिलेगा कब, 31 मार्च जो अगले साल होगा तब। यानी डायग्राम से समझे, तो ये इंटरेस्ट का पेमेंट जो अभी हमको मिलने वाला है वो 31 मार्च जो आएगा इस डेट पे मिलेगा। पर इस डेट से पहले तो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट का क्लोजिंग डेट आ रहा है, तो क्लोजिंग डेट को हमको पता तो है इंटरेस्ट मिलने वाला है, यानी हमको हमारी इनकम अक्रू हो गई वो तो पता है, तो उसकी एंट्री हम मार देंगे। तो इधर हम एंट्री क्या मारेंगे, इंटरेस्ट हमको मिलने वाला है तो वो तो क्रेडिट होएगा ही टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो डेबिट में हो जाएगा एक्यूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, एक्यूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। यानी ये जो 3 महीना है उसका हमने
इंटरेस्ट को एक्रू कर दिया है, रिसीव नहीं हुआ, एक्रू कर दिया है। अब क्या होगा, अगले साल हम वापस आएंगे, वापस हमारी टाइमलाइन बनेगी 1 जनवरी 2022। ये सपोज 21 था, ये 21 था, ये 22, 31 दिसंबर 2022। अब इस दिन जो हमने क्लोजिंग में एंट्री मारी थी 31 दिसंबर 2021, अब हम आ रहे 1 जनवरी 2022, यानी नेक्स्ट ईयर हम आ रहे। अब इस दिन हम इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, इस एंट्री को रिवर्स कर दो। दूसरा पेमेंट इंटरेस्ट का कब मिलेगा, 31 मार्च, 30 सितंबर। तो इस दिन पे हम सबसे पहले एंट्री क्या मारेंगे, इंटरेस्ट टू एक्योर्ड इंटरेस्ट, जो हमने ये एंट्री किया था उसका रिवर्स, जो अमाउंट से उधर किया था वही अमाउंट से इधर रिवर्स कर देंगे। इस डेट को इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो बैंक टू इंटरेस्ट, यानी एक्योर्ड इंटरेस्ट का सम आता है। तो सितंबर टू दिसंबर इस टाइम का इंटरेस्ट ड्यू हो गया, बट हमको मिला नहीं, एक्रू हो गया हमको मिला नहीं, तो इसकी हम एंट्री पास कर देंगे। क्या एंट्री होती है, एक्योर्ड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। फिर जब हम ये 31 दिसंबर 2021, अब हम आएंगे 1 जनवरी 2022, तो ये एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्योर्ड इंटरेस्ट। जो भी अमाउंट है, सपोज ये 100 से हुआ था, तो ये 100 से हम यहाँ पे कर देंगे, जितने से डेबिट इतने से क्रेडिट। इससे क्या होगा, हमारा जो भी कंसिस्टेंसी होता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है, वो हमारी मेंटेन रहती है। इस पीरियड की इनकम ड्यू हो गई थी, ड्यू हो गई तो उसको रिकॉर्ड कर दो, और दूसरे फाइनेंशियल ईयर में हम एंटर करते हैं तो उसको रिवर्स कर दो, जब एक्चुअल में मिलेगी तब एंट्री तो पास हो ही जाती है। समझ आया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था एक्वर्ड एक्यूड इंटरेस्ट का। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते, थियरी इसमें और प्रैक्टिकल्स भी इसमें दिया होगा। एक्योर्ड इंटरेस्ट, अब इन्वेस्टर है, फाइनेंशियल ईयर इन्वेस्टर का जन टू दिसंबर होता है, जो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है उसका सितंबर एंड मार्च में पेमेंट होता है। यानी फाइनेंशियल ईयर एंड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय कंपनी आर डिफरेंट। फाइनेंशियल ईयर हमारा अलग है और कंपनी के पेमेंट का जो भी डेट हो रहा है, लास्ट पेमेंट डेट वो अलग है, हमारा दिसंबर है, इनका मार्च है। तो इसकी वजह से एक्योर्ड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट खड़ा होता है। ये टाइमलाइन से मैंने यही समझाया है कि आपको फर्स्ट जो 1 जनवरी को हम वापस आएंगे तो हम रिवर्स करेंगे एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल बोलो या एक्यूड इंटरेस्ट बोलो, सेम है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेट पे रिवर्स करेंगे, एक्चुअल एंट्री 31 दिसंबर को करेंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट को। ये एक्योर्ड इंटरेस्ट अकाउंट हो गया हमारा। 3 मंथ से हम एंट्री पास करेंगे, यहाँ पे रिवर्स करेंगे, जब एक्चुअल में मिलेगा वो एंट्रीज तो आपको आती है। आई होप इतना क्लियर होगा। अभी एक सम के थ्रू समझते हैं इसमें होता गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब भी हम सॉल्व करेंगे सम, तो टाइमलाइन के थ्रू सॉल्व करेंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम टाइमलाइन पे प्लॉट करेंगे। वो टाइमलाइन पे प्लॉट करने से हमको याद रहेगा कौन सी एंट्री कब आती है। तो यहाँ पे मिस्टर जेड है, स्टॉक मार्केट ब्रोकर है। अब इसकी इन्वेस्टमेंट है कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स की। तो मैंने बताया था बॉन्ड्स या डिबेंचर्स कुछ भी हो, बॉन्ड्स का पेमेंट इंटरेस्ट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। डिवेंचर का कौन करता है, कंपनी करती है। ट्रीटमेंट सब सेम ही होता है। अब इंटरेस्ट का रेट है 9%, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, तो जब भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनता है तो उसमें ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, कितने, 1,20,000 की नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू, एंड ईच यूनिट की फेस वैल्यू यानी नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट कितना है, 100 है। तो हम टोटल यूनिट निकाल सकते हैं, 1,20,000 डिवाइड बाय 100, तो ओपनिंग यूनिट 1,200 यूनिट्स होगा। यहाँ पे मैंने बताया है ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए जो भी नॉमिनल वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 100 कर दो, जो कि फेस वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। तो 1,200 पॉइंट्स हमारे पास ओपनिंग में थे। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस से ही एंट्री होती है। तो बॉन्ड्स की नॉमिनल वैल्यू 1,20,000 है, बट कॉस्ट 1,18,000 है, तो हमारे पास 1,200 यूनिट ऑफ फेस वैल्यू 100, 1,18,000 ऐसा हमने कॉस्ट में लिखा होगा। तो कॉस्ट हमारी ये यूनिट्स की कितनी है, 1,18,000। अब
फर्स्ट मार्च को हमने 200 यूनिट परचेज किया, एक्स इंटरेस्ट 98। फर्स्ट जुलाई को हमने 500 यूनिट सेल किया, एक्स इंटरेस्ट ओरिजिनल होल्डिंग में से, इस होल्डिंग में से हमने सेल किया 100 रुपीज पे। एंड फर्स्ट अक्टूबर को वापस परचेज किया 98 कम इंटरेस्ट पे। नवंबर को सोल्ड किए 300, एक्स इंटरेस्ट 99 आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग्स, वापस ओरिजिनल में से सेल किया। अब इस केस में आपको याद रखना है कितना बाय हुआ कितना सेल हुआ, वो सब याद रखना है आपको। तो सबसे पहले ओपनिंग 1200 यूनिट्स था, ये हमारा ओपनिंग था। इसमें हमने परचेज भी किया, कितने यूनिट परचेज किए, 200 यूनिट परचेज किए। इसमें से सेल किया, कितना सेल हुआ, 500, 500 यूनिट हमने सेल किया। फिर हमने वापस परचेज किया, कितना परचेज किया, 150 यूनिट परचेज किया, तो 150 यूनिट्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर सेल किया 300 यूनिट्स, तो 300 यूनिट्स सेल किया। तो बैलेंस अमाउंट 750 यूनिट्स, तो 750 यूनिट्स हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ये आपको याद रखना है। 750 यूनिट्स हमारे क्लोजिंग है, ये आपको याद रखना है। अब एक चीज नहीं भूलनी है, इस डेट के बाद 31 मार्च को इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट, 30 सितंबर इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट, ये आपको लिख के रखना है, तो एंट्री करते वक्त हम भूलेंगे नहीं। आई होप इतना क्लियर होगा। सारी इंफॉर्मेशन को हम टाइमलाइन पे प्लॉट कर देते हैं। 1 अप्रैल को हमारा ईयर चालू होता है, तो 1 अप्रैल से हमने स्टार्ट किया है। 1 अप्रैल से हमने स्टार्ट कर दिया, सॉरी 1 जनवरी, 1 जनवरी को हमने स्टार्ट किया। ओपनिंग बैलेंस 1200 बॉन्ड्स, कॉस्ट प्राइस हमारी 1,18,000 थी। परचेज किया 200 एट 98 एक्स इंटरेस्ट। जब भी परचेज हो तो कॉस्ट की एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री अलग से करेंगे। बैंक गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करेगा, उसकी एंट्री करेंगे। 1 जुलाई को 500 क्वांटिटी था, 100 क्वांटिटी हमने सेल, 500 सेल किया 100 एक्स इंटरेस्ट पे। तो सेल के में सेलिंग प्राइस की एंट्री इफेक्ट में लेंगे, प्रॉफिट की एंट्री लेंगे इफेक्ट में, और इंटरेस्ट की एंट्री इफेक्ट में लेंगे। 30 सितंबर को इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट मिला। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट आर पेड ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो 30 सितंबर, 31 मार्च, 31 मार्च तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा, बट हमारी बुक्स तो 31/12 को खत्म होगा। बट आपको कैसे पता 31/12 को होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर जेड क्लोजेज इज बुक 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को बुक क्लोज हो रहा है, तो ओपन 1 जनवरी को होगा। अब 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को दूसरा पेमेंट है, तो इस डेट पे कितने मंथ का ड्यू हो गया होगा, सितंबर से लेके दिसंबर तक का 3 मंथ का ड्यू हो चुका है। 3 मंथ की हम यहाँ पे एक्योर्ड इंटरेस्ट की एंट्री मार देंगे। तो आपको भूलना नहीं है, एक्योर्ड इंटरेस्ट में टाइमलाइन पे ही लिखना है कि ईयर क्लोज हो रहा है, यहाँ पे एक्योर्ड इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है। तो इस टाइमलाइन के जरिए आप जितनी भी एंट्रीज बनती है वो सारी पोस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट अब कैसे वो दिखता है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 10 कॉलम्स होते हैं, डेबिट के 5, क्रेडिट के 5। तो डेबिट साइड हम क्या क्या चीजें लिखते हैं, सबसे पहले डेट पर्टिकुलर्स फेस वैल्यू इंटरेस्ट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स फेस वैल्यू इंटरेस्ट अमाउंट। तो हमको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड लिखेंगे 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, फेस वैल्यू 1,20,000 था, कॉस्ट 1,18,000 था। ये इंटरेस्ट का अमाउंट कहाँ से आया, 2,700। तो मैंने बताया था ना, जब ये ईयर ओपनिंग है तो ओपनिंग में एंट्री रिवर्स होता है, तो रिवर्स के लिए इंटरेस्ट को डेबिट किया। पर पिछले साल हमने क्लोजिंग में क्या किया होगा, इंटरेस्ट को क्रेडिट किया होगा। जैसे हम इस साल का ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग पे एक्यूड इंटरेस्ट को क्रेडिट कर रहे हैं, ये क्रेडिट कर रहे हैं, तो अगले साल ये अमाउंट अलग है, क्योंकि ये पिछले साल का अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो गया है। ये इस साल का अमाउंट अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी अगले साल जब एंट्री रिवर्स होगी तो इस अमाउंट से इंटरेस्ट यहाँ डेबिट होगा। पर पिछले साल हमने किस अमाउंट से डेबिट किया था वो जानने के लिए, तो कितने यूनिट्स थे, 1,200 यूनिट्स थे। फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट लगता है तो 100 पे लगता है, 1,200 यूनिट्स थे, फेस वैल्यू 100 थी। 9% डिबेंचर का इंटरेस्ट था। कितने मंथ का है हम रिवर्स कर रहे, तो सितंबर में लास्ट मिला था, दिसंबर को बुक क्लोज हुआ, तो 3 मंथ का हमने
एक्योर्ड इंटरेस्ट बुक किया होगा 3 मंथ का, रिवर्स करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2700। तो अब हम वर्किंग नोट में जाके देख लेते हैं हमने ऐसी वर्किंग नोट बनाई है या कुछ अलग है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है वर्किंग नोट 1 के थ्रू ये 2700 की अमाउंट आई है, तो देख लेते हैं वर्किंग नोट 1 पे जाके। वर्किंग नोट 1 हमको क्या दिखा रहा है, 1200 यूनिट थे, 100 की फेस वैल्यू थी, 9% था, 3 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, अक्टूबर टू दिसंबर का, तो 2700 रुपये। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब सेकंड हमारा पॉइंट है। अब टाइमलाइन पे जाओ वापस। टाइमलाइन पे सेकंड चीज क्या आ रही है, फर्स्ट मार्च को परचेज किया है 200 क्वांटिटी, 98x इंटरेस्ट, 200 क्वांटिटी 98x इंटरेस्ट पे हमने परचेज किया है। इसमें अकाउंट खोल लेते तो आसानी रहेगा। ओके। अब सेकंड वर्किंग नोट है। सेकंड वर्किंग नोट में हमको क्या बताया है, हमने परचेज किया है 1 मार्च को। ये हमने टाइमलाइन के जरिए देख लिया, टाइमलाइन हमारी ये रही। टाइमलाइन पे 1 मार्च को हमने क्या किया है, 200 क्वांटिटी परचेज किया है 98x इंटरेस्ट पे। तो कैलकुलेशन ऑफ परचेज ऑन 1 मार्च को, 1 मार्च को हमको कैलकुलेशन ऑफ परचेज निकालना है। तो 200 यूनिट 98x इंटरेस्ट है। अब कम इंटरेस्ट पे नहीं है, डायरेक्ट एक्स इंटरेस्ट पे, तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो 200 क्वांटिटी इंटू 98 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 19,600। ये एक्स इंटरेस्ट है या कॉस्ट ऑफ बॉन्ड है। इसको हम कॉस्ट ऑफ बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं, क्वेश्चन में कहीं पे भी ब्रोकरेज के बारे में नहीं बताया। अगर ब्रोकरेज होता तो 19,600 में प्लस ब्रोकरेज करते, फिर जो अमाउंट आता उसको हम कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स या डिबेंचर्स बोलते, ठीक है। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो इसको ही हम कॉस्ट ऑफ बॉन्ड बोल देते हैं। अब इसमें हमको इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट हो या एक्स इंटरेस्ट हो, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है। अब ये एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है तो हम अलग से करेंगे इसका कैलकुलेशन। अब इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे आएगा, टोटल हमारे पास 200 यूनिट परचेज किया हमने, और कितनी फेस वैल्यू है, 100 है। इंटरेस्ट का रेट 9%, ये तो कॉमन ही रहेगा सब में। अब ये 5 मंथ कैसे आया, तो 5 मंथ हम देख लेते हैं। ये हमने परचेज इस डेट को किया, 1 मार्च को, 1 मार्च को हमने ये परचेज किया। अब 1 मार्च को परचेज किया, लास्ट इंटरेस्ट का पेमेंट इस डेट को हुआ था, पिछले साल इस डेट को हुआ होगा, तो ये 30 सितंबर था। तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब्रुवरी, ये तो 1 मार्च है, यानी ये तो कंसिडर्ड होगा नहीं। तो अक्टूबर टू फेब्रुवरी 5 मंथ हुआ, यानी हमको 5 मंथ का इंटरेस्ट हमको किसी से लेना है। हमने 5 मंथ तक ये चीज को होल्ड किया है, तो 5 मंथ का इंटरेस्ट हम किसी से लेंगे जिसको हम सेल कर रहे हैं। तो लास्ट इंटरेस्ट डेट से आज का ट्रांजेक्शन डेट से जितना भी मंथ होता है हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो 5 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, ये 5 मंथ कैसे होगा, लास्ट 30 सितंबर को पे किया होगा। तो फेब्रुवरी अक्टूबर टू फेब्रुवरी कितने होते हैं, 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स, तो कितना आया इंटरेस्ट का अमाउंट, 750। तो जब भी हम परचेज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट अलग से कितना लेंगे, 750 रुपीज लेंगे। तो परचेज की एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट इन 9% बॉन्ड। सॉरी, हम परचेज कर रहे हैं, तो ये जितना हम किसी से ले रहे 5 मंथ का इंटरेस्ट जिसने होल्ड किया होगा उसको हम पे करेंगे। सेल कर रहे होते तो हम इंटरेस्ट कलेक्ट करते, बट ये हमारा परचेज का ट्रांजेक्शन है। तो आगे मैंने बोला था ना यहाँ पे कि हम, यहाँ पे मैंने बोला था ना, यहाँ पे हमने होल्ड किया हुआ, होल्ड हमने नहीं, होल्ड सामने वाली पार्टी ने किया होगा। हमको अब उसको पेमेंट करना है इंटरेस्ट का। तो 9% 5 मंथ का पेमेंट करेंगे 12 मंथ में से, तो 750 का इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे।
और कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बॉन्ड कितना है, 19,600 ये अलग से पेमेंट करेंगे। तो कॉस्ट की एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट इन 9% बॉन्ड 19,600 टू बैंक अकाउंट 19,600, ये हमारा परचेज का एंट्री हो गया। अब इंटरेस्ट का एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा क्योंकि हमको पेमेंट करना है 750 टू बैंक 750। तो आगे मैंने गलती से बोल दिया था कि हम कलेक्ट करेंगे, बट यहाँ तो हम परचेज कर रहे हैं तो हमको किसी को पे करना होगा, इसीलिए हमारा एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 750 टू बैंक अकाउंट 750। आई होप ये एंट्री आपको क्लियर होगा। तो टोटल पेमेंट हम कितना करेंगे, कॉस्ट का 19,600 तो करेंगे और 750 इंटरेस्ट का करेंगे, 20,350 करेंगे। अब थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री हमको किस चीज की बता रहे हैं। अब 31 मार्च आ रहा है, अब जितना एंट्री आपका होते जा रहा है उस पे आप सिंपली टिक करते जाओ, ये एंट्री का इफेक्ट हमने अकाउंट में दे दिया, अब ये एंट्री का इफेक्ट अकाउंट में देना है। तो इसकी एंट्री, परचेज किया, इन्वेस्टमेंट में परचेज किया यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड आएगा। तो 1 मार्च की एंट्री हमको देखना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। एक मिनट ना। अब एंट्री पास करके हम यहाँ पे देखने आए 1 मार्च को, टू बैंक अकाउंट, इन हमारी एंट्री क्या थी, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में टू बैंक, तो टू बैंक यहाँ पे हमने लिख दिया। तो टू बैंक में हम कितना लिखेंगे, फेस वैल्यू कितना था, तो 200 क्वांटिटी हमने बाय किया था, 200 क्वांटिटी हम बाय कर रहे तो फेस वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 100 ही था। तो 200 इंटू 100, 2 लाख की, सॉरी, 200 इंटू 100 इंटू 20,000, तो 20,000 का हमारा फेस वैल्यू है, तो 20,000 हमने फेस वैल्यू में लिखा। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमने किया था वो 750 आ रहा है, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, तो इन्वेस्टमेंट में डेबिट साइड हम लिख रहे हैं 750। एंड अमाउंट हमने कितना दिया था डिवेंचर का, तो 19,600, यहाँ पे आपको कॉस्ट ही लिखना है, जो डिवेंचर का कॉस्ट था वही अमाउंट लिखना है। ये जो था 19,600 किधर गया, ये वाला, ये जो कॉस्ट है आपको वही अमाउंट इधर लिखना है 19,600। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो थर्ड एंट्री, अब हमको गवर्नमेंट से इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो थर्ड वर्किंग नोट हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव का, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन माय बॉन्ड्स, गवर्नमेंट मुझे इंटरेस्ट पे कर रही है मेरे बॉन्ड्स पे। तो अब इसका एंट्री हम क्या पास करेंगे, टोटल यूनिट्स हमारे पास 1200 ओपनिंग के थे, और परचेज हमने और कितने किए, 200 के किए। अब गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले बताया था, बार बार कंपनियां गवर्नमेंट देखने नहीं जाएगी तुमने कब बाय किया, तुमने कब सेल किया। गवर्नमेंट देखेगी रिकॉर्ड वाले डेट के दिन तुम्हारे पास कितना यूनिट्स है और किसके नाम पे है, जितने यूनिट्स जिसके नाम पे होंगे इतना इंटरेस्ट उसको मिलेगा। तो 200 यूनिट परचेज किया, 1200 ओपनिंग था, टोटल 1400 यूनिट्स था। तो 1400 यूनिट्स फेस वैल्यू 100, 9% पे मिलेगा। बट गवर्नमेंट तो 6 6 महीने में ही दे रही है, लास्ट सितंबर में दिया था तो अब मार्च में, तो 6 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ्स, तो 6,300 का है। अब गवर्नमेंट इंटरेस्ट हमको दे रही है, जब हम गवर्नमेंट से इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हमारे बैंक में क्रेडिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा हमारे पास, यानी बैंक में पैसा आ रहा है, और इंटरेस्ट हमको मिल रहा है तो इंटरेस्ट हमारी इनकम होगी, तो इनकम क्रेडिट होगा। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट साइड आएगा, क्यों, क्योंकि हमारी इनकम हो रही है। समझ में आया। तो 6,300, सॉरी 6,300। अभी 31 मार्च को अभी हमने ये एंट्री कर दिया, ये एंट्री समझ लिया। अभी ये एंट्री हमने की है, तो बाय बैंक, बैंक के थ्रू मिल रहा है तो बाय बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट, इंटरेस्ट के कॉलम में 6,300, बाकी के कॉलम्स एम्प्टी। आई होप समझ में आ रहा होगा।
अब ऊपर जाते हैं टाइमलाइन पे। 31 मार्च की एंट्री हो गई। अब 1 जुलाई की। 1 जुलाई पे हमने क्या किया हुआ है? 1 जुलाई पे सोल्ड 500 क्वांटिटी एट 100 x इंटरेस्ट। अब 100 पे प्राइस पे 500 क्वांटिटी हमने सेल किया है, तो 1 जुलाई का ट्रांजेक्शन हमको अब एंट्री करना है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल प्लस इंटरेस्ट। अब 1 जुलाई पे 500 यूनिट्स हमने थे 100 की रेट पे सेल किए। ये 100 की रेट पे हमने सेल किया, तो ये एक्स इंटरेस्ट था। ये क्वेश्चन में हमको बताया हुआ था। एक्स इंटरेस्ट पे हमने सेल किया है। अब जब भी इसका टोटल करेंगे 50,000 आएगा, सेलिंग प्राइस एक्स इंटरेस्ट। तो सेलिंग प्राइस एक्स इंटरेस्ट 50,000 हमको आ गया। अब कॉस्ट ऑफ दिस बॉन्ड्स, तो इसमें हमको क्वेश्चन में बताया था कि हमने ये कहाँ से बेचा। तो ये हमारा जो ओरिजिनल परचेज था यहाँ पे लिखा हुआ है, सोल्ड 500 यूनिट्स आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग। तो आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग में से हमने ये 500 यूनिट्स को सेल किया है। तो हमारा जो ओरिजिनल होल्डिंग था वो 1200 बॉन्ड्स का था। तो 1200 बॉन्ड्स का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितना था? 1,18,000। तो प्रपोर्शनेट बेसिस पे हमको कॉस्ट निकालना होगा। तो 1200 का 1,18,000 था। तो हमारे केस में 500 है, तो 500 बॉन्ड की कॉस्ट कितनी? तो 1200 ओपनिंग बॉन्ड का वैल्यू 1,18,000 था। तो 500 की कॉस्ट कितनी होगी? तो ये कॉस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 500 को इससे मल्टीप्लाई करो। 500 इंटू 1,18,000 डिवाइड बाई 1200। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमको 49,167 का अमाउंट मिलेगा, जो कि कॉस्ट है एक्स, परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट है 49,167, सेलिंग प्राइस एक्स इंटरेस्ट है 550,000। तो प्रॉफिट हमारा हुआ 833 का। तो इसके बेस पे से हम एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में हमको कितने रुपए मिलेंगे? हमने कितने में सेल किया था? 50,000। तो बैंक में हमको 50,000 मिल गया। अब क्रेडिट हम कॉस्ट से ही करेंगे, तो कॉस्ट इक्विवेलेंट टू 500 बॉन्ड्स कितनी होगी? तो हमने ये कैलकुलेट किया। तो 1200 बॉन्ड्स की कीमत 1,18,000 थी। तो 500 बॉन्ड्स की कितनी होगी? तो 49,167। तो 49,167 हमने कॉस्ट को क्रेडिट किया। अब प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा? 833। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम बाय बैंक करेंगे। कॉस्ट फेस वैल्यू में हम कितना लिखेंगे? फेस वैल्यू में 50,000 लिखेंगे। फिर सेलिंग प्राइस अमाउंट के कॉलम में 50,000 लिखेंगे, इंटरेस्ट में 833 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम आके देख लेते हैं। हमने ये एंट्री कर दिया, ये कर दिया, ये वाली सीख ली। अब ये वाली एंट्री, बाय बैंक अकाउंट सेल वर्किंग नोट 3, यानी बैंक के थ्रू हम एंट्री पास कर रहे हैं सेल की। तो बैंक में पैसा आया होगा तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी बैंक अकाउंट। फेस वैल्यू में 50,000। और अमाउंट के कॉलम में हम कौन सा अमाउंट लिखेंगे? कॉस्ट वाला अमाउंट। कॉस्ट हमारी कितनी है मैंने जब भी बताया, जब भी कॉस्ट लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब भी डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो अमाउंट के कॉलम में हमेशा कॉस्ट आएगी। तो 49,167। तो फेस वैल्यू अमाउंट के रुपीज में 50,000। ये यहाँ पे फेस वैल्यू के अमाउंट में 50,000, अमाउंट के कॉलम में 49,167। ये कहाँ से आया? ये कॉस्ट ऑफ डिबेंचर था। ये 50,000 को हमने सेल किया। तो सेल करने के बाद हमारी कॉस्ट कितने से क्रेडिट होगी? तो ये अमाउंट से क्रेडिट होगी। समझ आया? ये हमारा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर था। तो ये 1,125 हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट था, जो कि हमने वर्किंग नोट पे से कैलकुलेट किया। इंटरेस्ट ऑन सेल ट्रांजेक्शन, तो
टोटल 500 यूनिट्स था, 100 की फेस वैल्यू थी, 9% था। अब ये सेल कब हुआ? सेल हुआ था 1 जुलाई को। तो लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट कब आया होगा? मार्च को। तो अप्रैल मई जून, 3 मंथ का हुआ। तो अप्रैल टू जून, तो 3 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, तो 1125 आया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब सेल के ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट हमारी इनकम हुई। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड 1125, तो इंटरेस्ट के कॉलम में 1125, कॉस्ट के कॉलम में 49167, और फेस वैल्यू के कॉलम में 50,000। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। 1 7 को हो गया, 31 मार्च को हो गया, इधर भी हो गया। अभी इसका बायलेटरल ट्रीटमेंट भी होता है, समझाने के लिए मैं समझा देता हूँ। बट ये मेथड जो हमने किया, कॉस्ट की वैल्यू में 49167, इंटरेस्ट में 1125, और यहाँ पे 50,000 फेस वैल्यू में, ऐसा ट्रीटमेंट करोगे तो भी चलेगा। और बाकी दूसरी ट्रीटमेंट ऐसी भी होती है। ये क्रेडिट साइड है हमारे अकाउंट का। यहाँ पे फेस वैल्यू आता है, यहाँ पे इंटरेस्ट आता है, यहाँ पे अमाउंट रुपीज आता है। तो यहाँ पे हम 50,000 से ही क्रेडिट करेंगे, जो हमारा सेल्स प्राइस था। जैसे कि हमने ऊपर क्रेडिट किया था 49167 से, अभी ये वाले अकाउंट में। यहाँ पे हमने 49167 से क्रेडिट डेबिट किया हुआ है। अभी यहाँ पे हम 50,000 लेंगे। यहाँ पे 1125 हमारा इंटरेस्ट है, और 50,000 हमारा फेस वैल्यू है। बट ऊपर 49167 से किया था। बट हमारे ने तो ये वाले ट्रांजेक्शन में 50,000 से किया हुआ है। तो हमारा बाकी का अमाउंट क्या है? प्रॉफिट कितना है? 833। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में प्रॉफिट हमको एंट्री मारना है, तो 2 PNL 833 अमाउंट के कॉलम में। यानी मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल 50,000 ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे 491,167 आना चाहिए, बट हमने लिख दिया 50,000 है। तो यहाँ पे हम अलग से, सपोज ये एंट्री हमने नहीं मारी होती, ये वाली, इसके नीचे मैं अभी मार के दिखाता हूँ, 1 जुलाई को ही, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ था? 833। तो यहाँ पे 833 ये अमाउंट से मार देते। अब 50,000 में से 833 डेबिट हुआ, तो टोटल कितना बचा? 49167। ये नेट एंट्री वही है। बट ये एंट्री अगर समझ में नहीं आता, तो जैसा मैंने पहले समझाया, वो एंट्री रखो। इस जगह पे वही एंट्री, वही अमाउंट आना चाहिए जितना आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर था। हमारे केस में कॉस्ट ऑफ डिबेंचर 49167 था, वो यहाँ पे लिख दो। इंटरेस्ट 1125 आया, वो यहाँ लिख दो। 50,000 फेस वैल्यू था। सिंपल है। जिसको सेकंड एंट्री समझ में आ गई, उसको मॉड्यूल्स में सेकंड एंट्री से भी सम मिलेगा। पर जिसको नहीं समझ में आया, वो एंट्री भी, ये वाली भी पास कर सकता है। अब थर्ड पॉइंट, हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन यानी सेल वाला भी कंप्लीट हो गया। अब 30 सितंबर को इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट रिसीव होने वाला है। अब इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो सबसे पहले 1200 यूनिट्स थे, उसमें हमने कुछ परचेज किया था। कितना परचेज किया? 200 परचेज किया, 500 सेल किया। 200 परचेज किया माइनस 500 सेल किया, यानी अब हमारे पास 900 यूनिट्स बचे। यानी अब हमको इंटरेस्ट मिलेगा, वो 900 यूनिट्स पे मिलने वाला है। तो देख लेते हैं। फोर्थ वर्किंग नोट, 9% बॉन्ड्स पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करेगी। टोटल यूनिट्स हमारे 1200 थे, 200 परचेज किए, 500 सोल्ड किए, टोटल 900 यूनिट्स पे इंटरेस्ट मिलेगा। कितने मंथ का? गवर्नमेंट या कंपनी 6 मंथ्स का ही देगी, वो बीच का नहीं देखती। तो 900 इंटू 100 फेस वैल्यू इंटू 9%, 6 डिवाइड बाई 12, 4050 इंटरेस्ट हमको रिसीव होगा। तो बैंक टू इंटरेस्ट, यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट के कॉलम में सिर्फ क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम है तो क्रेडिट साइड जो इंटरेस्ट की अमाउंट होगी वहां पे 4050 हम लिख देंगे। एक बार जाके चेक कर लेते।
हमने ये एंट्री कर दी थी, ये कर दी थी, ये वाली हो गई थी, ये वाली हो गई थी। अब हमारी ये एंट्री 30 सितंबर को बाय बैंक इंटरेस्ट रिसीव हुआ बाय गवर्नमेंट 4050 वर्किंग नोट 4 के थ्रू हमने समझाया हुआ है। जब भी आप रेफर करो तो वर्किंग नोट के साथ साथ वो सम टेबल रेफर करते रहना, तो आपको समझ में आता जाएगा। फिफ्थ वर्किंग नोट। अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, टाइमलाइन पे हम देख लेते हैं। हमारा इंटरेस्ट का पेमेंट तो हो गया। इंटरेस्ट का पेमेंट होने के बाद अब फर्स्ट अक्टूबर को क्या हुआ, परचेज 150 यूनिट्स परचेज किया 98 कम इंटरेस्ट पे। परचेज की वर्किंग नोट हम क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। परचेज की वर्किंग नोट ये वाली, 150 यूनिट्स, 98 कम इंटरेस्ट, ऑन 1 अक्टूबर को हमने परचेज किया। अब कॉस्ट ऑफ बॉन्ड 150 इंटू 98, तो 150 इंटू 98 क्या आया, परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट 14,700। कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, तो इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करेंगे। बट यहाँ जीरो है। जीरो क्यों आया, डेट ऑफ परचेज कब है, 1 अक्टूबर को। इंटरेस्ट गवर्नमेंट कब देती है, 30 सितंबर, 31 मार्च। तो 1 अक्टूबर कब आता है, 38 सितंबर के एक दिन बाद। एक दिन पहले ही इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमको, यानी हम तो परचेज कर रहे, बाकी किसी और से हमने परचेज किया है हमारी कंपनी के बॉन्ड्स। तो हमने जो पर कंपनी के बॉन्ड्स किसी और से परचेज किए, उसको कल ही तो इंटरेस्ट मिला है, तो एक दिन में उसको इंटरेस्ट कैसे देंगे। तो इंटरेस्ट के कॉलम में जीरो लिखा है। तो 38 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर का ट्रांजेक्शन आ गया, इसीलिए इंटरेस्ट के कॉलम में जीरो आया। अगर यहाँ पे 31 अक्टूबर होता, तो यहाँ पे 1 मंथ का इंटरेस्ट हम चार्ज करते। आई होप समझ में आया होगा। तो इंटरेस्ट के कॉलम में जीरो। तो लास्ट इंटरेस्ट पेड वाज ऑन 38 सितंबर। जब भी आप ये पीडीएफ रेफर करोगे, सब लिखा हुआ ही है कि यहाँ जीरो क्यों लिखा हुआ है। तो आपको बस खुद से सॉल्व करना है, अभी जो मैं सिखा रहा हूँ ये सीख लो, फिर क्वेश्चन देख के खुद से सॉल्व करो। जहां अटकते हो वापस ये पीडीएफ को निकाल के देखोगे कहाँ आपने गलती किया। अब परचेस कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट सेम ही होगा, क्यों, इंटरेस्ट ही नहीं है। तो 14,700 हमारा वैल्यू आया। और 14,700 वैल्यू है, परचेज किया, तो इन्वेस्टमेंट में डेबिट साइड फेस वैल्यू के कॉलम में हम 15,000 लिखेंगे, इंटरेस्ट के कॉलम में जीरो आएगा, और कॉस्ट के कॉलम में 14,700 आएगा। तो एक बार जाके चेक कर लेते। डेट क्या है, 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर की डेट पे जाके हम चेक कर लेते हैं। 1 अक्टूबर आया, बैंक से हमने पेमेंट किया होगा, तो टू बैंक अकाउंट 15,000 फेस वैल्यू के कॉलम में आया। 15,000 कैसे आया, 150 यूनिट्स इंटू 100 की फेस वैल्यू, तो 15,000। और 14,700 जो हमने कम इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट जीरो माइनस हुआ, तो एक्स इंटरेस्ट भी यही होगा। तो 14,700 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। समझ आया। ओके। अब परचेज की एंट्री हमारी हो गई। अब परचेज की ये वाली हो गई। अब सोल्ड की एंट्री, 1 नवंबर को हमने सोल्ड किए 300 यूनिट्स 99 एक्स इंटरेस्ट को। अब सिक्स्थ वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस 1 नवंबर को 99 रुपीज एक्स इंटरेस्ट, यानी कम इंटरेस्ट तो है ही नहीं, इंटरेस्ट अंदर इंक्लूड है नहीं। तो एक्स इंटरेस्ट की जो भी अमाउंट आई वो हमारा कॉस्ट होगा, क्योंकि ब्रोकरेज अलग से दिया नहीं है। तो 300 क्वांटिटी इंटू 99, 29,700। तो जो भी हमारा अमाउंट आया 29,700, उसको हम कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे। बट हमारे को क्वेश्चन में बताया था कि ये ओरिजिनल होल्डिंग में से ही बेचा हुआ है। तो ओरिजिनल की 1200 क्वांटिटीज की थी हमारी ओपनिंग बैलेंस।
तो 12,000 की वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट 1,18,000। तो 300 का कितना, जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया सेम वैसे ही। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है कि 12,000 यूनिट्स में से हमने ऊपर तो बेच दिए थे 500 यूनिट्स, तो वो ऐसा नहीं करना। हमको 1200 यूनिट्स को 1200 ही रखना है, कॉस्ट भी कम नहीं करनी, 1,18,000 ही रखना है। बट अब हम कितना बेच रहे हैं, 300 यूनिट्स, तो 300 की कॉस्ट निकालनी है। तो 1200 का इतना, तो 300 का कितना, तो 1200 डिवाइड में आएगा 1,18,000 इंटू 300 डिवाइड बाय 1200। सॉल्व करेंगे तो आएगा 29,500। तो हमारा कॉस्ट प्राइस एक्स इंटरेस्ट कितना हुआ, 29,500। और सेलिंग प्राइस 29,700। तो सेलिंग प्राइस एक्स इंटरेस्ट में से कॉस्ट प्राइस एक्स इंटरेस्ट हमने माइनस किया, तो प्रॉफिट हमारा आया 200 रुपीज का। तो बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में हमने बेचा, 29,700। तो 29,700 जो हमारा सेल्स का अमाउंट था, ये वाला, ये इधर आएगा। अब 9% गवर्नमेंट बॉन्ड, बॉन्ड का अकाउंट तो उसी से क्रेडिट डेबिट होगा जिससे उसकी कॉस्ट थी। तो कॉस्ट 29,500 थी, तो 29,500 कॉस्ट आया। प्रॉफिट ऑन सेल कितना आया, 200। तो इसको हम वहां पे पोस्ट करेंगे। अब पोस्ट करने से पहले हमको तीन चीज देखना होता है। एक तो सेल्स प्राइस की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री। सेल्स की मार दी, प्रॉफिट की मार दी, इंटरेस्ट की पेंडिंग है। तो अब हम इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने कब लिया, 1 नवंबर को लिया। लास्ट इंटरेस्ट कब था, 30 सितंबर को था। तो 1 नवंबर और 30 सितंबर में 1 मंथ का डिफरेंस है, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट हम कलेक्ट करेंगे क्योंकि हम ये सेल कर रहे हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, 300 यूनिट था, 100 की फेस वैल्यू था, 9% था, 1 मंथ था, मैंने आपको बताया। लास्ट 30 सितंबर को था, हमने 1 नवंबर को लिया। ये दोनों के बीच में 1 मंथ का डिफरेंस है, तो 1 मंथ का इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं 225। पूरा सेल्स का ट्रांजेक्शन है तो सारी एंट्रीज क्रेडिट साइड आएगी, तो इंटरेस्ट 225 था। और परचेस कॉस्ट 29,500 था। और दूसरा हम देख लेते हैं, सेलिंग प्राइस 29,700 था, कॉस्ट 29,500 था, और इंटरेस्ट हमारा 225 था। तो हम यहाँ पे हम जाके देख लेते हैं 1 नवंबर की एंट्री। 1 नवंबर का हमारा एंट्री बाय बैंक अकाउंट, सेल हुआ है, सेल किया था 30,000 की, 300 यूनिट सेल किया था। तो 300 इंटू 100, 30,000। बाय डिफॉल्ट फेस वैल्यू 100 ही होगा। और 225 का इंटरेस्ट था जो वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था, और कॉस्ट प्राइस 29,500। ये हमारा कॉस्ट प्राइस 29,500 वो हमने वहां पे लिख दिया। ये जब भी डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ये वाले कॉलम में हमेशा कौन सी एंट्री आएगी, लास्ट वाले कॉलम में कॉस्ट वाली, तो 29,500। आई होप एंट्री समझ में आया होगा। ये सम सिर्फ देखने से एक अभी तो समझ आ जाएगा, देखने के बाद खुद लिख कर ट्राई करना तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। सेल का ट्रांजेक्शन हो गया। अब क्या है, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। लास्ट डेट को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रही है, बट एक्यूर्ड इंटरेस्ट की एंट्री तो हमको मारनी पड़ेगी। कितने मंथ की, 30 सितंबर को हमको लास्ट मिला होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मंथ होता है, 3 मंथ। तो 3 मंथ का हमको एक्यूर्ड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके देख लेते हैं। एक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन 31/12, टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितना था, तो हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट किया था 750 यूनिट्स। आप परचेज ओपनिंग में से 1,200 ओपनिंग है, 200 परचेज किया, 500 सेल किया, फिर 150 परचेज किया, फिर 300 सेल किया, टोटल यूनिट्स बचा 750। अब 750 यूनिट से कितने मंथ का पेमेंट है इंटरेस्ट का, 3 मंथ का है, डिवाइड बाय 12 मंथ करेंगे।
इनटू कितना परसेंटेज था, 9% था, फेस वैल्यू कितना था, 100 था, यूनिट्स कितने थे, 750 था। तो 750 यूनिट्स, 100 की फेस वैल्यू, 9% था, 3 डिवाइड बाई 12, 1687.5। इसकी एंट्री क्या थी, एक्योर्ड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि ये इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है, इंटरेस्ट हमारी इनकम है। तो क्रेडिट साइड हम इंटरेस्ट को करेंगे और डेबिट साइड एक्योर्ड इंटरेस्ट 1687.5। तो यहाँ पे हम कितना, 31 दिसंबर की एंट्री में सिर्फ फेस वैल्यू के में डैश करेंगे, इंटरेस्ट के में 1687.5 लिखेंगे, अमाउंट के में डैश कर देंगे। देख लेते हैं वहां जाके। 31 दिसंबर, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1687.5। तो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई, तो सबसे पहले आपको क्लोज करना है इंटरेस्ट का अकाउंट। तो इंटरेस्ट में क्रेडिट साइड का टोटल करो, जो भी टोटल आता है वहां पे से डेबिट साइड का माइनस करो। सपोज क्रेडिट साइड का ज्यादा है, डेबिट का कम है, तो डिफरेंस का अमाउंट यहाँ पे आएगा। मानो डेबिट का ज्यादा, क्रेडिट का कम, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा। क्रेडिट साइड अगर डिफरेंस आया तो वो लॉस होगा, यहाँ डिफरेंस डेबिट साइड आया यानी ये प्रॉफिट होगा। इतना मैं बार बार बोल के अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों होगा। अब यहाँ पे हम टोटल करते हैं, इसका टोटल, ये सारी अमाउंट्स का टोटल करेंगे, इसमें से ये दो अमाउंट माइनस करेंगे तो 9937.5 आएगा। इसको हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, पीएनएल, यानी ये प्रॉफिट है हमारा, तो टू पीएनएल होना चाहिए कितना, 9937.5। अब ये क्या है, किसकी वजह से प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो 9% बॉन्ड अकाउंट डेबिट 9937.5। तो बॉन्ड अकाउंट में टू पीएनएल आएगा, तो टू पीएनएल कर दिया 9937.5। समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, फेस वैल्यू का अमाउंट का टोटल करेंगे, फेस वैल्यू को क्लोज करेंगे और ये वाला क्लोज करेंगे। अब क्वेश्चन में हमको कहीं भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया, या क्वेश्चन में कहीं भी मार्केट वैल्यू हमको कुछ दिया नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड किया है और लॉन्ग टर्म के लिए कॉस्ट पे वैल्यू करना रहता है। तो अकाउंट सिंपली क्लोज कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा दोनों का उसको हम लिख देंगे। तो इसका टोटल कर देंगे, ये साइड का, इसमें से ये साइड माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 73633, उसको यहाँ लिखेंगे। और फेस वैल्यू में से टोटल करके क्रेडिट साइड की फेस वैल्यू माइनस करेंगे तो ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर जब हम आएंगे तो यहाँ पे, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे 75,000 आ जाएगा, यहाँ पे 73633 आ जाएगा। और इंटरेस्ट के कॉलम में हमको ये वाला जो इंटरेस्ट है वो रिवर्स करना होगा, तो 1687.5 ये रिवर्स कर देंगे। समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा पूरा फुल फ्लेज सम, एक्योर्ड इंटरेस्ट का, सेलिंग का, परचेज का, सब मिला के। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन क्वेश्चन रिगार्डिंग करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग मार्केट वैल्यू, यानी नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन गिवन रिगार्डिंग मार्केट वैल्यू। तो हम सीधा क्या करेंगे, वी विल क्लोज द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे, नो चेंजेस टू बी डन, यानी हम कॉस्ट पे ही उसको क्लोज कर देंगे लॉन्ग टर्म कंसीडर करके। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो एग्जाम में तो एजम्पशन नोट लिख देना कि नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सो वी हैव assumed that the investment in bonds is for long term and we have valued the investment account at per cost। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको सारे एडजस्टमेंट्स जो भी हमने अभी तक पढ़ा सब समझ में आ जाएगा। इसमें ब्रोकरेज भी आ जाएगा, परचेज भी आ जाएगा, सेल्स भी आ जाएगा, सब चीज आ जाएगा। बट इसमें अब एक्यूड इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसमें एक्यूड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं आ रहा है। हाँ,
इसका भी हमने सॉल्यूशन करके रखा है। हमने जैसे वो क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे भी हम इसको सॉल्व कर देंगे। एंड ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद शेयर्स वाला बाकी रहेगा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर देंगे। तो इसकी पहले फटाफट इसको सॉल्व कर देते। मिस्टर पुरोहित फर्निशिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 8% डिबेंचर, यानी अब इंटरेस्ट का रेट हमारे लिए कौन सा है, 8% है। अब 100 रुपीज इज हेल्ड एज करेंट असेट, यानी 100 रुपीज ईच, तो फेस वैल्यू हमारे पास 100 रुपीज आ गई है। ओपनिंग बैलेंस नॉमिनल वैल्यू 1,20,000 था, कॉस्ट 1,18,000 जो पहले के सम में था। यानी ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 1,20,000 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 1200 यूनिट आ जाएगा। इसको डिवाइड बाय 100 नहीं करना है, हमेशा नॉमिनल वैल्यू को डिवाइड बाय 100 करके हम बॉन्ड्स की नंबर्स ऑफ क्वांटिटी निकालेंगे, कॉस्ट को नहीं करेंगे। ठीक है। फिर 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब 1 जुलाई को 100 डिबेंचर परचेज किया, 98 एक्स इंटरेस्ट। 1 अक्टूबर को सोल्ड किए एक्स इंटरेस्ट 100 पे 200 डिबेंचर्स। 1 जनवरी को 50 परचेज किया, 98 एक्स इंटरेस्ट। 1 फरवरी को 200 सोल्ड किए, 99 एक्स इंटरेस्ट। अब एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया होगा, हमने पहले के सम में, अभी इसके प्रीवियस 11 नंबर के सम में पूरा कैलकुलेशन करके हर एक वर्किंग नोट बना के सॉल्व किया था। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करते, बट एक रिक्वेस्ट है, देखने के बाद खुद से ट्राई करो, खुद से सॉल्व करो। ठीक है। ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट है 38 सितंबर एंड 31 मार्च। ड्यू डेट्स कब है, 38 सितंबर एंड 31 मार्च। जो हर एग्जाम्पल में होती है वो इसी एग्जाम्पल में भी है, 31 मार्च एंड 38 सितंबर। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मिस्टर पुरोहित क्लोजेज इज बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च 2012। अब इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट का डेट एंड बुक्स ऑफ अकाउंट का डेट सेम डेट है, तो अक्योर्ड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आएगा। लास्ट इंटरेस्ट 31 मार्च को मिलता था, बुक्स ऑफ अकाउंट भी 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, दोनों सेम है, यानी अक्योर्ड इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। अब ब्रोकरेज 1% इट इज टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। ईच ट्रांजेक्शन है, यानी परचेज पे भी लगेगा, सेल पे भी लगेगा। कितना लगेगा, 1% लगेगा एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अब इस पे बताया है 1% किसका लेना है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, यानी परचेज पे भी, परचेज कौन सा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस जो होगा उस पे 1% लगेगा। सेल्स पे भी एक्स इंटरेस्ट प्राइस जो होगा उस पे 1% लगेगा। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज वुड अपीयर इन हिज बुक्स एंड अज्यूम फिफो मेथड। ये फिफो मेथड किसी लिए था, मैंने बताया था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड भी यूज होता है एंड फिफो भी होता है। जो पहले लिया वो पहले सेल्स में जाएगा, ये उसके लिए था। मार्केट वैल्यू ऑफ 8% डिवेंचर ऑफ पी लिमिटेड, 31 मार्च को मार्केट वैल्यू कितना था, 99 रुपीज पर डिवेंचर था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंट दे दिया, यानी डिवेंचर शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया है। अब हमको कॉस्ट तो निकालना ही है, कॉस्ट निकालने के बाद मार्केट वैल्यू निकालना है। मार्केट वैल्यू कितना है, 99। तो इसको कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, जो भी कम होगा उस पर हम वैल्यू करेंगे। समझ आ रहा है, इंफॉर्मेशन कैसे दी हुई क्वेश्चन में, ये सब इंफॉर्मेशन में से हम टाइमलाइन क्रिएट करते। तो सबसे पहले ओपनिंग यूनिट्स में से हमने 1200 ओपनिंग यूनिट्स निकाल लिए। 1 अप्रैल को ओपनिंग यूनिट्स 1200 था। आप क्वेश्चन ऊपर देखते जाना, नीचे हम एंट्रीज देखते जाएंगे। 1 जुलाई को परचेज किया 100 यूनिट एक्स इंटरेस्ट पे। 38 सितंबर को इंटरेस्ट की डेट आ रही है, तो मैंने आपको इसको याद रखने का एक तरीका बताया था, जब भी क्वेश्चन करे तो यहाँ पे 38 सितंबर इंटरेस्ट डेट, यहाँ पे 31 मार्च इंटरेस्ट डेट, ऐसा लिख दे तो टाइमलाइन बनाते हुए आपको याद रहेगा कि हमको टाइमलाइन पे ये भी प्लॉट करना है। ठीक है। तो 38 सितंबर को इंटरेस्ट का डेट आ गया। 30, फिर 1 अक्टूबर को सेलिंग का एंट्री आ गया, 200 यूनिट हमने सेल किया था। फिर 1 जनवरी को परचेज किया, 1 फरवरी को सेल किया था, वो एंट्री आ गया। 31 मार्च को कंपनी का इंटरेस्ट का अमाउंट का एंट्री आएगा, इंटरेस्ट रिसीव हुआ उसका। नो एंट्री फॉर एक्योर्ड इंटरेस्ट, ये मैंने खास करके लिखा है, इसमें एक्योर्ड इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये मैंने आपको समझाया क्यों नहीं आएगा। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को।
5 से 10 मिनट लगेगा, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग करना है, एक्योर्ड इंटरेस्ट है नहीं, तो ओपनिंग में इंटरेस्ट में कुछ आएगा नहीं इधर। एक्योर्ड इंटरेस्ट होता तो यहाँ पे अब इंटरेस्ट में हम बैलेंस रिवर्स एंट्री करते, बट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे रिवर्स तो कुछ करेंगे ही नहीं। यहाँ पे हम कुछ लिखने वाले नहीं है। तो ओपनिंग बैलेंस बार 1,20,000 हमारा फेस वैल्यू था, 1,18,000 हमारा कॉस्ट था, इंटरेस्ट के कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। एक्योर्ड इंटरेस्ट होता तो हम यहाँ पे लिखते कैलकुलेशन करके, बट वो है ही नहीं, तो यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे ही नहीं। ठीक है। फिर फर्स्ट एंट्री हम देखने चलते हैं, हमारा फर्स्ट एंट्री क्या था। फर्स्ट जुलाई को परचेज किया 100 यूनिट एट 98 एक्स इंटरेस्ट। हमारे पीडीएफ पे आ जाते हैं, वहाँ पे हम वर्किंग पे आ जाते हैं। वर्किंग नोट में फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग इंटरेस्ट। ओपनिंग इंटरेस्ट नील आएगा, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूअल इंटरेस्ट यहाँ पे है ही नहीं। तो रीजन इंटरेस्ट पेमेंट डेट एंड बुक क्लोजिंग डेट सेम था। तो आप जब भी यानी 2-3 महीने बाद इसको रेफर कर रहे होंगे, तो क्यों इंटरेस्ट नील हुआ उसके लिए भी हमने नोट लिख दिया है, तो ये नोट पढ़ोगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगा कि क्यों इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ था। अब सेकंड वर्किंग नोट परचेज किया था 1 जुलाई को, 100 यूनिट परचेज किए थे 98 एक्स इंटरेस्ट पे। तो कॉस्ट एक्स इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, एक्स इंटरेस्ट कॉस्ट 100 इंटू 98, 9800। ब्रोकरेज 1% ऑन एक्स इंटरेस्ट लगेगा, तो 9800 पे 1%, तो 9800 इंटू 1%, तो कितना होगा 98। तो टोटल अमाउंट 9898, तो टोटल कॉस्ट सेलिंग के साथ अब हम इसको कंपेयर करेंगे, क्यों? क्योंकि ब्रोकरेज दिया हुआ है। ब्रोकरेज नहीं दिया होता तो हम इसको कंपेयर करते थे, पर अब दिया है तो हम उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर देंगे, तो लास्ट इंटरेस्ट हमको 31 मार्च एंड 30 सितंबर, सॉरी 31 मार्च एंड 30 सितंबर। तो ये तो जुलाई है, 1 जुलाई। तो अप्रैल मई जून 3 मंथ का होगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट डे, तो 3 मंथ का इंटरेस्ट हमको मिलना चाहिए, सॉरी पे करेंगे हम। परचेज है तो, परचेज है तो हम किसी और को पे करेंगे। तो टोटल यूनिट्स हमारे कितने थे, 100 यूनिट्स थे, 100 यूनिट, 100 की फेस वैल्यू थी, 8% इंटरेस्ट था, 3 मंथ के लिए था, तो 200 रुपीज का इंटरेस्ट आया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, इंटरेस्ट टू बैंक, यानी इन्वेस्टमेंट में दोनों एंट्री डेबिट साइड आनी चाहिए, तो अब डेबिट साइड जाके एंट्री फटाफट से क्रॉस वेरीफाई कर देते हैं। 1 जुलाई टू बैंक 10,000 की फेस वैल्यू था, क्यों? 100 डिबेंचर्स थे, 100 की फेस वैल्यू, तो 10,000 हुआ। 200 का इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया था वो, एंड 9898 ये हमने किया वो। ये था वर्किंग नोट नंबर 2। तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर 2, आप जब सॉल्यूशन करो तो यहाँ पे 2 लिख देना तो ध्यान में रहेगा। वैसे बाकी सब में तो लिख दिया है, जैसे यहाँ 3 4 5 6, 3 4 6। ठीक है, ये वर्किंग नोट्स आप नीचे देख देख के यहाँ पे एंट्रीज देख लेना, डेट तो हमने लिखा ही है, वर्किंग नोट से डेट वेरीफाई करके भी आप कर सकते हैं। ये एंट्री हमने मार दी 10,200 9898, यहाँ पे हमेशा कॉस्ट ही आना चाहिए। जैसे इसका नॉमिनल वैल्यू 1,20,000 था, बट ये कॉलम में हमने कॉस्ट ही लिखा 1,18,000, तो डिवेंचर के अकाउंट, बॉन्ड में अकाउंट में जो लास्ट कॉलम होता है वहां पे हम कॉस्ट ही लिखेंगे। आगे बढ़ते टाइमलाइन पे देख लेते नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा कौन सा है।
परचेज के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा आ रहा है इंटरेस्ट पेमेंट का। तो इंटरेस्ट पेमेंट हमको 6 मंथ का मिलेगा। हमारे पास टोटल यूनिट्स 1200 थे, उसमें 100 और ऐड हुए, तो 1300 क्वांटिटी इंटू 100 की फेस वैल्यू इंटू 8% इंटरेस्ट इंटू 6/12। जो भी सॉल्व होगा, इंटरेस्ट हमको अब रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट में बाय बैंक यानी क्रेडिट साइड, बाय बैंक जो भी अमाउंट आएगा, फेस वैल्यू में कुछ भी नहीं, अमाउंट में कुछ भी नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट के अमाउंट में हम अमाउंट लिखेंगे। तो चेक कर लेते हैं क्या इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट बाय कंपनी 1200 था, 100 ओपनिंग परचेज ऐड किया, 1300 इंटू 100 इंटू 8% इंटू 6/12, 5200। बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट 5200, तो इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड 5200 आ जाएगा, देख लेते हैं। 5200, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, 30 सितंबर। आई होप क्लियर होगा। इंटरेस्ट पेमेंट के बाद 1 अक्टूबर को सोल्ड किए 200 क्वांटिटीज, 99x इंटरेस्ट। अब ओरिजिनल में से नहीं सेल किया, बट क्वेश्चन में हमको फीफो फीफो अप्लाई करना है, वो बता दिया। यानी पहले वाले सब में हमको स्पेसिफिकली बोल दिया था फ्रॉम ओरिजिनल वंस, यानी वो फीफो ही था। अब इसमें बोला नहीं है ओरिजिनल वंस, बट क्वेश्चन में लिख दिया है फीफो, तो यानी ओरिजिनल में से ही बिकेगा। तो सोल्ड 200 यूनिट्स, 99x इंटरेस्ट, सेलिंग प्राइस, P&L और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। बट इसमें आप ब्रोकरेज का कैलकुलेशन अलग से होगा, तो ये सब टाइमलाइन में ही लिख दोगे। सेलिंग प्राइस भी निकालना है, प्रॉफिट भी निकालना है, इंटरेस्ट भी निकालना है, ब्रोकरेज भी निकालना है, तो आपको वर्किंग नोट बनाने में आसानी हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। तो 1 अक्टूबर को हमने सेल किया है। सेल करने से पहले 38 सितंबर को हमको इंटरेस्ट मिल गया होगा, यानी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन 1 मंथ का ही होगा, ये हमको याद रखना है। अब सेल हुआ है 200 क्वांटिटीज, 100 एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे, देख लेते हैं। एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही था 200 एट 99 एक्स इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 1 फरवरी, सॉरी वो अलग ट्रांजेक्शन था, हमने 1 फरवरी को सेल किया है। ये रहा एक मिनट। ऊपर एक बार देख लेते हैं सेल्स का ट्रांजेक्शन क्या था। सोल्ड 200 को डिबेंचर्स एक्स इंटरेस्ट एट 100, तो हमने टाइमलाइन बनाने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, उसमें हमको प्राइस सुधारना पड़ेगा। तो जब भी आपके पास ये पीडीएफ आए, अगर इसमें 1 अक्टूबर, ये 100 रुपीज है, 99 नहीं है, 100 है, तो आपको ये सेव कर लेना है, ये करेक्ट कर लेना है। 200 यूनिट एट 100 एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। 100 एक्स इंटरेस्ट था, अब हम इस पे सेल करने वाले हैं। तो आप जब भी पीडीएफ रेफर करो तो एक बार ये देख लेना यहाँ पे 100 है या नहीं है, अगर 99 हो तो आपको यहाँ पे 100 कर देना है। अब कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। 1 अक्टूबर को सेल हुआ है, 200 क्वांटिटीज था, 100 रुपीज एक्स इंटरेस्ट था। तो सेलिंग प्राइस एक्स इंटरेस्ट हमारा क्या आएगा, 20,000 आएगा, 200 इंटू 100,
अब इसमें से ब्रोकरेज लेस होगा, मैंने पहले ही बताया था, परचेज में ब्रोकरेज ऐड होता है, सेल्स में ब्रोकरेज माइनस होता है। तो सेलिंग प्राइस में से ब्रोकरेज का माइनस होगा, कितना होगा, एक्स इंटरेस्ट का 1%, तो 20,000 का 1% जो कि होता है 200। तो 200 रुपीज ब्रोकरेज आया, तो हमारा सेलिंग प्राइस टोटल क्या आया, 19,800। अब हम कंपेयर करेंगे ये वाला प्राइस, अब हम एक्स सेलिंग प्राइस की नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ब्रोकरेज था। तो इफेक्ट देने के बाद जो भी सेलिंग प्राइस आता है वो हम कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे। अब हमको क्वेश्चन में बोला था कि फीफो मेथड अप्लाई करना है। जब भी हम फीफो मेथड अप्लाई करेंगे, तो ओपनिंग में हमारा 1200 यूनिट्स था। 1200 यूनिट्स की कॉस्ट क्या थी, तो फेस वैल्यू 1,20,000 था, और कॉस्ट 1,18,000 था। ये आपको पहले ही हमने बताया था कि कॉस्ट के कॉलम में 1,18,000 आएगा। अब इसको बाइफरकेट करेंगे कि 1,200 यूनिट्स के लिए कॉस्ट थी 1,18,000। तो हमारे केस में कितने यूनिट्स है, 200 यूनिट्स है, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो 1,18,000 इंटू 200 डिवाइड बाय 1,200। इसको सॉल्व करके जो भी क्वेश्चन आंसर आता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। देख लेते हैं नीचे सॉल्यूशन जाके। फीफो मेथड से परचेज के लिए हम ओपनिंग को कंसिडर करेंगे, क्योंकि अभी तक कुछ सेल हुआ ही नहीं है, फर्स्ट सेल का ट्रांजेक्शन है, और फर्स्ट तो ओपनिंग में से ही बिकेगा। तो 1,200 की कॉस्ट 1,18,000 थी, तो 200 की कितनी, तो 19,667 आएगी। और सेलिंग प्राइस हमारा था 19,800। अब 19,667 में हमको ब्रोकरेज माइनस ऐड नहीं करना है। क्यों ऐड नहीं करना, क्योंकि ये ओपनिंग वाला ट्रांजेक्शन है। ओपनिंग वाले ट्रांजेक्शन में जब हमने रिकॉर्ड किया होगा पिछले साल परचेज, तो पिछले साल जब भी परचेज रिकॉर्ड किया होगा तो ब्रोकरेज हमने ऐड करके ही ऐड लिखा होगा ये ओपनिंग में बैलेंस में। जैसे कि हमने ऊपर वाले अकाउंट एंट्री में परचेज की एंट्री ब्रोकरेज ऐड करके टोटल जो अमाउंट थी उससे पोस्टिंग किया था, दिखा देते हैं। ये जो हमने था 9,898, ये 9,898 से हमने ब्रोकरेज का इफेक्ट ऐड किया। ये 9,898 को फिर हमने यहाँ पे आके पोस्ट भी किया, ये वाला 9,898। तो अंदर ये कॉस्ट में ब्रोकरेज का इफेक्ट आ गया। अभी मानो हम कुछ नहीं बेचेंगे, तो ये वाला अकाउंट नेक्स्ट यानी क्लोजिंग होके क्रेडिट साइड क्लोजिंग होगा। फिर अगले बार हम यहाँ पे ओपनिंग में लेके आएंगे, जब भी ओपनिंग में लेके आएंगे, तो ये वाला यानी ये कितने यूनिट्स थे, 10,000, तो फेस वैल्यू भी 10,000 हो जाएगी। और ये अमाउंट यहाँ पे ओपनिंग में आ जाएगी। अब ओपनिंग में आएगी तो ब्रोकरेज तो ऑलरेडी ऐड हुआ ही है, तो ब्रोकरेज दोबारा ऐड करने की हमको इसमें नीड नहीं है। आई होप समझ में आया होगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ। आपको क्या समझाना चाहते हैं वो समझ में आ गया होगा। सपोज एक बार फिर से समझाते हैं, किसी को ना समझ में आया हो तो। ये 9,898 ऑलरेडी यहाँ पे है। अभी ये 9,898 सपोज कुछ भी सेल नहीं हुआ, ये 9,898 यहाँ पे हमारा क्लोजिंग में आ गया। यहाँ पे 9,898 हमने क्लोजिंग में लिख के बंद कर दिया, और इसकी फेस वैल्यू थी 10,000। अब नेक्स्ट ईयर ये 10,000 फेस वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग में, और यहाँ पे 9,898 होगा। बट ये 9,898 में ऑलरेडी ब्रोकरेज का इफेक्ट हमने दे दिया, इसीलिए अब कॉस्ट निकालने के बाद उसमें ब्रोकरेज ऐड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है। ये 9,898 को हमने टोटल यानी समझ लिया, इसके अंदर ब्रोकरेज का इंटर इफेक्ट ऐड हो चुका था। हमारा सेलिंग प्राइस क्या आया था, सेलिंग प्राइस हमारा आया था 19,800। सेलिंग प्राइस था हमारा 19,800, कॉस्ट आया 19,667। अब कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट करेंगे, तो इसमें ब्रोकरेज का इफेक्ट नहीं देंगे, वो आपको समझाया, इसमें हमने ऑलरेडी दे दिया। तो इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा 133। तो बैंक में कितना रिसीव हुआ, 19,800 सेल किया तो 19,800 रिसीव बैंक में हुआ। कॉस्ट कितना क्रेडिट होगा, 19,667 कॉस्ट क्रेडिट होगा। तो इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 133, तो प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमने सेल किया, सेल की एंट्री क्रेडिट साइड होगी इन्वेस्टमेंट में। तो
फेस वैल्यू के कॉलम में कितना आएगा, कितने यूनिट्स थे, तो 200 इंटू 100 20,000 आएगा। इंटरेस्ट के कॉलम में इंटरेस्ट कैलकुलेट अभी कर देंगे, और अमाउंट के कॉलम में जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी 19667, 19667 ये कर देंगे। इंटरेस्ट का अमाउंट अभी कैलकुलेट कर देते, पहले इतना चेक कर लेते। यहाँ पे देखो 20,000 फेस वैल्यू था, 1 अक्टूबर का डेट है, 19667 कॉस्ट है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट में हमने माइनस क्यों लिख दिया, यानी कुछ भी क्यों नहीं लिखा। इसमें वापस से वही पिछले सम वाला, लास्ट इंटरेस्ट हमको कब मिला था बैंक में, 38 सितंबर को। सेल कब हो रहा है, 1 अक्टूबर को, एक ही दिन बाद हो रहा है। एक दिन बाद कोई इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं है, इसीलिए इंटरेस्ट का पेमेंट इसमें नहीं आया। समझ में आया। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कब इंटरेस्ट का पेमेंट कैलकुलेट करना है, कब नहीं करना। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में नीचे लिख दिया है कि जीरो इंटरेस्ट आएगा, रीजन भी लिख दिया है। अगर आप 2-3 महीने बाद रेफर कर रहे हो तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 5, सेल का ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब परचेस का ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, परचेस 50 क्वांटिटी एट 98 x इंटरेस्ट। तो कॉस्ट की एंट्री करनी है, इंटरेस्ट की करनी है, ब्रोकरेज का कैलकुलेशन हमको दिखाना है। तो 50 रुपीज 98 x इंटरेस्ट पे हमने परचेज किया, इसका हमको दिखाना है। परचेज 1 जनवरी, लास्ट इंटरेस्ट 30 सितंबर को मिला होगा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेशन आएगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन 3 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ 8% था। 50 क्वांटिटीज हम बाय कर रहे हैं, 100 की फेस वैल्यू था, तो इंटरेस्ट का अमाउंट 100 आएगा। तो इंटरेस्ट आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब परचेस कितना करना है, 50 यूनिट्स परचेस किया 98 x इंटरेस्ट पे। तो कॉस्ट ऑफ परचेज एक्स इंटरेस्ट 50 इंटू 98 49,900। ब्रोकरेज 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस। एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या है, 4900, तो इसका 1% 49, तो 4949 आपका टोटल परचेस कॉस्ट हुआ। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4949, एंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज। परचेज है तो इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड सारी एंट्रीज आएगी, कौन सी डेट है, 1 जनवरी। क्लियर होगा। देख लेते हैं। 1 जनवरी, 1 जनवरी को बैंक में से हमने पेमेंट किया। टोटल 50 यूनिट्स थे, 100 की फेस वैल्यू, तो 50,000 की टोटल फेस वैल्यू हुई। इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 100 आया, और 4949 हमारा कॉस्ट आया। क्लियर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 1 फरवरी। 1 फरवरी को क्या हुआ था, 1 फरवरी को 1 फरवरी सेल 200 क्वांटिटी एट 99 x इंटरेस्ट। सेल किया है, तो सेलिंग प्राइस आएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, इंटरेस्ट आएगा, और ब्रोकरेज आएगा। चार चीजें हमको देखनी है। तो 1 फरवरी 2022 200 क्वांटिटी सेल किया 99 में। पहले सेल किया था 200, अब सेल किया 200, बट ओपनिंग 1200 थी, इसमें से 200 गई, अभी भी 1000 ओपनिंग पड़ा है। तो 1000 में से ही ये 200 हम वापस सेल करेंगे। समझ आ रहा है। ओके, तो 1 फरवरी, 1 फरवरी सेल किया है 200 क्वांटिटी 99 रुपीज एक्स इंटरेस्ट है। तो 99 इंटू 200 करेंगे तो 19,800, इस पे ब्रोकरेज लगेगा 1%, तो 198। अगर क्वेश्चन में लिखा हो 1% ब्रोकरेज ऑफ कम इंटरेस्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 19,800 में एक्स इंटरेस्ट का अमाउंट तो दे दिया है। अब एक्स इंटरेस्ट में आप इंटरेस्ट तो अलग से कैलकुलेट करते ही हो, तो इंटरेस्ट अलग से जब भी कैलकुलेट करेंगे, तो सपोज 19,800 प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट, जो भी इंटरेस्ट ये आया तो ये कम इंटरेस्ट होगा, तो ब्रोकरेज अब इसका 1% लगेगा। समझ आया। ऐड तो आपको एक्स इंटरेस्ट में ही करना है, बट लगेगा अब कम इंटरेस्ट का परसेंटेज। आई होप इतना क्लियर होगा। ब्रोकरेज 198 टोटल सेलिंग प्राइस,
19602। अब 1200 यूनिट्स की 1,18,000 कॉस्ट थी, तो 200 यूनिट की कितनी होगी? तो ये कैलकुलेट हमने यहाँ पे किया, तो 19667 आया। अब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, सेल्स में से परचेज माइनस करना है, तो 602 19667 माइनस करना है, तो 65 का लॉस आया। अब लॉस की एंट्री क्या होगी? सबसे पहले तो सेल किया है, बैंक में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है? इन्वेस्टमेंट जा रहा है। किस अमाउंट से जा रहा है इन्वेस्टमेंट? तो परचेज प्राइस से ही बाहर जाएगा। कितना है परचेज प्राइस? 19667। और बैंक में कितना आया? 19602। सेल की टोटल प्राइस कितनी आई? 19602। तो डेबिट साइड डिफरेंस कितने का आया? तो ये लॉस होगा। डिफरेंस कितने का आया? 65, तो लॉस हो गया 65 का। समझ आया? अब इसकी एंट्री देखने जाएंगे, तो बैंक डेबिट साइड हम कॉस्ट में ये लिखेंगे। सॉरी, कॉस्ट में ये नहीं, कॉस्ट में एक बार इसकी एंट्री देख लेते हैं। फर्स्ट फैब, परचेज किया है हमने। सॉरी, परचेज हुआ, सेल हुआ है। सेल हुआ है, तो क्रेडिट साइड आएगा इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट फैब। तो फर्स्ट फैब क्रेडिट साइड ये रहा। ठीक है। बैंक अकाउंट, तो बैंक से हमको कितना सेल का अमाउंट रिसीव हुआ? टोटल सेल्स यूनिट्स कितने थे? 200। तो 200 इंटू 100, तो फेस वैल्यू में 20,000 आएगा। फिर इंटरेस्ट 533। ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे आया? तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ये रहा। 200 क्वांटिटीज था, 100 फेस वैल्यू, 8%, 4 मंथ डिवाइड बाय 12। क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट कब हुआ होगा? ये हमारा परचेस डेट कब है इसका, वो देख लेते हैं। फर्स्ट फैब को है परचेस डेट। 38 सितंबर को लास्ट मिला होगा। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 1 2 3 एंड 4 मंथ, तो 4 मंथ का इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 533 आएगा इसको सॉल्व करने में। तो इंटरेस्ट हमको रिसीव होगा, तो इंटरेस्ट इनकम हुई, तो इंटरेस्ट की इनकम क्रेडिट हुई। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड 533 आएगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाके देख लेते हैं 533। ये रहा 533 की अमाउंट यहाँ पे आ गई, फेस वैल्यू 20,000 यहाँ पे आ गए। यहाँ पे 602, ये 602 19602 ये इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट होगा। हमारे पास बैंक में रिसीव कितना हुआ? इधर एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के आपको बताता हूँ। ये रफ अकाउंट है, इसीलिए थोड़ा ऐसे ही बना रहे हैं। ये हमने परचेज किया होगा। ये परचेज की वैल्यू हमारा कितना आया था? 19667। यही परचेज हमने सेल किया। ये सेल हमने किया, तो सेल करते वक्त हमको कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 19602। 19602। अब मैंने आपको हमेशा सिखाया इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट या क्रेडिट कॉस्ट से ही होना चाहिए। बट यहाँ पे हम 19667 से तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि बैंक में पैसे ही नहीं आए। बैंक में पैसे कितने आए? 19602। अब बचा कितना? बचा कितना? 65 रुपीज से और क्रेडिट करना है ये अकाउंट। तो ये हमारा लॉस में जाएगा 65 रुपीज। तो हम क्रेडिट साइड अब दो एंट्री करेंगे, एक तो बाय बैंक सेल की एंट्री करेंगे, और एक बाय लॉस 65 करेंगे। तो 19602 प्लस 65, ये दोनों का टोटल कितना होगा? 19667। ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम होनी चाहिए हमेशा। तो हमारे में परचेज क्रेडिट कितना होना चाहिए? 19667। बट बैंक में बैलेंस तो आया 19602, तो कितना कम आया? 65 रुपीज से कम आया, तो लॉस की एंट्री अलग से पास करेंगे। समझ आया? तो एंट्री जाके हम देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट फेब को बैंक के थ्रू 19602 ही आया, और फर्स्ट फेब के दिन ही दूसरी एंट्री बाय पीएनएल। फेस वैल्यू में कुछ नहीं, इंटरेस्ट में कुछ नहीं, लॉस के अकाउंट में 65 ऐड होगा।
तो ये दोनों का टोटल करेंगे, तो दोनों का टोटल करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो 19667 होगा। तो हमको मेन मोटिव क्या है, इन्वेस्टमेंट ये अकाउंट से क्रेडिट होना चाहिए था, बट बैंक में पैसे ही इतने से आए तो दूसरी एंट्री एडजस्ट करने के लिए लॉस पे ट्रांसफर किया। और पीएनएल अगर क्रेडिट साइड आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में तो हमारा लॉस होता है, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है। समझ में आया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको अच्छे से देखना कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। 19667 से हमको क्रेडिट करना था, बट बैंक में आया 19602, तो 65 कम आया तो 65 को अलग से लॉस में ट्रांसफर किया, तो 19667 हमको टोटल क्रेडिट हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। अब 7 नंबर का वर्किंग नोट, उसके लिए अलग ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा। इधर की एंट्री हमने कर दी, 200 क्वांटिटी सेल एट 99 lakhs इंटरेस्ट। अब 31 मार्च कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, तो इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है तो इंटरेस्ट पेमेंट का 6 मंथ का इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। बैलेंस यूनिट कितना बचा, बैलेंस यूनिट कितना बचा वो हमको कैलकुलेट करके पेमेंट कर देना है। तो बैलेंस यूनिट की वर्किंग नोट देख लेते हैं हम। टोटल यूनिट 1200 ओपनिंग था, 100 परचेज किया, 200 सेल किया, 50 परचेज किया, 200 सेल किया, 950 हमारे पास बैलेंस यूनिट बचा। 950 यूनिट्स, 100 की फेस वैल्यू, 8% इंटरेस्ट, 6/12, 3800 का इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो इंटरेस्ट की अमाउंट क्रेडिट होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और बैंक में रिसीव होगा और इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, तो इंटरेस्ट इनकम हुई, क्रेडिट साइड आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। फेस वैल्यू के कॉलम में कुछ नहीं, अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं, इंटरेस्ट के कॉलम में हम लिखेंगे 3800। तो 31 मार्च, 31 मार्च बैंक अकाउंट से पैसे मिले, फेस वैल्यू में कुछ नहीं, ये अमाउंट में कुछ नहीं, 3800 क्रेडिट कर दिया। अब जनरली हम क्या करते हैं, सम को क्लोज करते हैं जब क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का बाइफरकेशन ना दिया हो तो, बट इस क्वेश्चन में हमको स्पेसिफिकली बताया था फेयर मार्केट वैल्यू क्लोजिंग के दिन क्या था, 99 रुपीज था। तो पीएनएल अकाउंट को अभी क्लोज नहीं करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोजिंग प्राइस का कैलकुलेशन करेंगे क्या था। तो हमको क्वेश्चन में बता दिया था मार्केट वैल्यू ऑफ 8% डिवेंचर 99 रुपीज था। अब हमको 99 रुपीज मार्केट वैल्यू एक्स डिवेंचर का है वो हमको ये बता दिया। अब कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस है उसका वर्किंग नोट हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिबेंचर ऑन क्लोजिंग डेट। अब क्लासिफिकेशन ऑन क्लोजिंग डेट करना है। इन क्वेश्चन मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज गिवन, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, तो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ डिवेंचर वुड बी कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, को जो भी लो होगा वो हमारा डिवेंचर का क्लोजिंग वैल्यू होगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू क्या आ रहा है हमारा। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, सबसे पहले क्लोजिंग वैल्यू मीन्स जो भी कॉस्ट बचा डिवेंचर का वो, तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कितना आ रहा है हमारा, 93513, टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। तो अभी डिवेंचर अकाउंट इंटरेस्ट की एंट्री करने के बाद, ये एंट्री हमने इंटरेस्ट की कर दी, इसके बाद ये साइड का टोटल, ये 1 2 3 और ये 1 2 3, इसमें से ये तीन एंट्री माइनस करते हैं तो कितना अमाउंट आ रहा है, उसमें से ये तीन अमाउंट माइनस करते हैं 93513 आता है। 93513 एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कैसे हो रहा है। 1,18,000 प्लस 9898 प्लस 4949 माइनस 19667 माइनस 19
602 माइनस 65, 93513, 93513। डेबिट में से क्रेडिट साइड माइनस किया, जो भी बचता है 93513 बचता है। अब मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, 99 रुपीज पर डिबेंचर दिया हुआ है, बट हमारे पास 950 क्लोजिंग यूनिट्स थे, जो कि हमने ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त निकाला था। जाके देख लेते एक बार। यहाँ पे हमने क्लोजिंग यूनिट्स निकाला था, 950 यूनिट्स हमारे पास क्लोजिंग यूनिट्स है। तो 950 क्लोजिंग यूनिट्स इंटू 99 रुपीज मार्केट प्राइस, तो जितना भी टोटल होता है उसको हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट के साथ। कॉस्ट हमारा जो भी हमने अभी डिराइव किया था, डेबिट माइनस क्रेडिट करके, तो इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो आके नीचे देख लेते हैं वर्किंग नोट में क्या वैल्यू आ रहा है। नाइन फिफ्टी क्लोजिंग यूनिट्स था, 99 किया 94050, तो मार्केट वैल्यू आ रहा है 94050। मार्केट वैल्यू आ रहा है 94050, एंड कॉस्ट प्राइस आ रहा है हमारा 93513। तो ये दोनों में से जो भी लेस हो उस पर हम वैल्यू करेंगे। तो लेस कौन सा है, कॉस्ट लेस है, यानी हमको कोई भी एडजस्टमेंट करने का जरूर नहीं है, डायरेक्ट हम इस पे 93513 पे वैल्यू कर देंगे। तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 93513, उसको हम यहाँ पे लिख दिया। जो भी कॉस्ट है ऑलरेडी कॉस्ट पे ही मेंटेन होता है ये अकाउंट, डेबिट क्रेडिट जितने भी अमाउंट से करते हो कॉस्ट ही होता है। तो कॉस्ट हमारा 93513 आ गया। अब पीएनएल अकाउंट क्लोज कर देंगे, क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ तो डिफरेंस यहाँ पे आएगा। क्रेडिट साइड ज्यादा है इंटरेस्ट का, इसका मतलब इनकम ज्यादा है, हमारी इनकम ज्यादा है तो पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो बचा हुआ बैलेंस यहाँ पे से पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट 9233। ये भी एक बार सॉल्व करके दिखा देते कैसे आया। अभी आपको क्रेडिट साइड के जितने भी टोटल्स है सब देखते जाना है। 5200 प्लस 533 प्लस 3800 माइनस टू 200 माइनस 100। दो बार 100 माइनस हो गया, 9233। एक बार फिर से कर देते, 5200 प्लस 533 प्लस 3800 माइनस 200 प्लस 100। 200 प्लस 100 कहाँ से आ रहा है, तो एक ये 200 और एक ये 100, तो माइनस 300, 9233। तो 9233 को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, 9233 को पीएनएल में हम ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसकी एंट्री क्या होगी, पीएनएल यानी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट है हमारा, तो पीएनएल अकाउंट 9233 क्रेडिट होता है। और डेबिट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, तो टू पीएनएल यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्रेडिट, यानी मैंने बार बार बताया इन्वेस्टमेंट में पीएनएल डेबिट हो रहा है इसका मतलब ये प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट में पीएनएल क्रेडिट होता है यानी लॉस है। जैसे कि ये 65 पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बट ये एक्चुअल में हमारा लॉस था। आई होप समझ में आ गया होगा। एकदम इजी था ये हमारा डिवेंचर का वैल्यूएशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, बॉन्ड्स का यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड डिवेंचर का भी। अब हमारा शेयर्स का बाकी है, तो उसमें करीब करीब 1.5 आवर्स और लगेगा, मीन्स अगले पार्ट में पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।